बाकी मर्द बीवी के घर पे न होने का फायदा उठाकर शराब और पार्टी करते हैं, पर मैं एक्साइटमेंट में सब्जी खरीदकर खाना बना रहा था। मैं एक बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी में था, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे घर में 380 कैमरास लगे हैं और मेरी वाइफ लाखों नेटिजन्स के साथ मुझे लाइव देख रही है। इस वक्त मुझे जोश में कॉल करते देख नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा। सबको लगा कि ये सीन तो पुराना है, बीवी घर पर नहीं है तो पक्का दोस्तों के साथ पार्टी का प्लान होगा। शन यूचू का चेहरा टेंशन से उतर गया, क्योंकि शादी के बाद मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी। तभी उसके फोन की बेल बजी। मेरा नाम देखते ही उसने राहत की सांस ली और होस्ट को चुप रहने का इशारा किया। हेलो बीरी, 11:30 बज गए हैं और तुम अब तक नहीं आई। मुझे बहुत भूख लगी है। शन यूचू ने फौरन जवाब दिया, आज ऑफिस में ओवर टाइम है, मैं घर नहीं आ पाऊंगी, तुम खुद ही खा लो। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा, ठीक है, तो क्या तुम सच में वापस नहीं आओगी? मेरा ये अजीब रिएक्शन देखकर शिन योचू अलर्ट हो गई। क्या इस बंदे के मन में सच में कुछ काला है? उसने फिर से कंफर्म किया, हाँ बहुत काम है, तुम खुद खा लो। पर मैं तब भी नहीं माना और एक बात जोड़ दी, ठीक है, पर घर आने से पहले मुझे कॉल जरूर करना। इतना बोलकर मैंने कॉल काट दिया। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। दाल में कुछ काला है, पक्का कुछ गड़बड़ है। 3-4 बार कंफर्म करना कि बीवी घर नहीं आएगी। होस्ट बिंग बिंग ने अजीब सी शक्ल बनाकर शन योशु को शांत करते हुए कहा, शायद आपके हस्बैंड बस थोड़े उदास है। पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्क्रीन पर मैं खुशी के मारे 3 फुट ऊपर उछल पड़ा। इसके बाद तो मैं बड़े टशन में अपनी कमर मटकाते हुए एकदम बेशर्मी से गाने गाने लगा। शन यूचू का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और होस्ट बिंग बिंग शर्मिंदगी से भर गई। इसमें उदासी का नामो निशान तक नहीं था। वो बस जबरदस्ती हंसते हुए पूछ पाई, शन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका खाना इतना बुरा होता है कि आपकी गैर मौजूदगी में ये इतने खुश हैं? शन यूचू की आंखों से अंगारे बरस रहे थे और वो स्क्रीन को घूर रही थी। इस कमीने को तो मैं घर जाकर देखूंगी। उधर मुझे पता भी नहीं था कि मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। मैं बड़े मजे से सोफा पर लेट गया और फोन उठाकर किसी और को कॉल मिला दिया। लाइव चैट में हंगामा मच गया। देखो, मैंने कहा था ना, ये कॉल पक्का किसी लड़की को होगा। दुनिया में कोई मर्द सीधा नहीं होता। तभी फोन से मेरी आवाज सुनाई दी, अभी जो लोकेशन भेजी थी देखी क्या? देख ली ना? बस तो फिर जल्दी आ जाओ, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से क्या आवाज आई वो सुनाई नहीं दिया, पर कॉल काटने के बाद मेरे चेहरे की वो एक्साइटमेंट झुटलाई नहीं जा सकती थी। लाइव स्ट्रीम में फिर से सन्नाटा छा गया। ये कॉल बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। शन योचू को अब इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का पछतावा हो रहा था। उसे पहली बार पता चला कि मेरी पीठ पीछे इतने सारे सीक्रेट्स छुपे हैं। मैंने किसे जल्दी आने को कहा और मुझे किस बात का सब्र नहीं हो रहा था। अगर लाखों लोगों के सामने न होती तो वो अब तक घर पहुंचकर मेरा काम तमाम कर चुकी होती। थोड़ी देर की शांति के बाद कमेंट्स का ब्लास्ट हो गया। होस्ट बिंग बिंग ने गुस्से से लाल शन यूचू को संभालने की कोशिश की। शन जी, आप फिक्र मत कीजिए, पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है। शन यूचू ने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया। अगर मैं सच में चीटिंग कर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका सामना कैसे करेगी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी उम्मीद के मुताबिक घर की घंटी बजी। सबकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। मैं भागता हुआ दरवाजे तक गया और झटके से दरवाजा खोला। बाहर एक कैजुअल कपड़ों में बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस पल शन योचू का दिमाग चकरा गया। सब खत्म हो गया, ये पक्का अफेयर है। तभी तो बार बार कंफर्म कर रहा था कि बीवी घर पर नहीं है। नेटिजन्स ने मुझे डॉगमैन बुलाते हुए गालियों की बौछार कर दी। लाइव चैट में हर तरफ मेरे खिलाफ कमेंट्स थे और शन यूचू का चेहरा सफेद पड़ गया था। पर तभी उस सुंदर लड़की ने मुंह खोला, ये सर, ये रहे आपकी सब्जियां, टोफू और चिकन ब्रेस्ट, टोटल 73 युआन हुए। मैंने थैला पकड़ा और फटाक से स्कैन करके पेमेंट कर दी। अगर कुछ और चाहिए हो तो रीचार्ज कर देना, मैं चलती हूँ। वो लड़की मुड़ी और चली गई। दरवाजा बंद होते ही शन यूचू ने चैन की सांस ली। पर एक नया सवाल खड़ा हो गया, इसने सब्जियां क्यों खरीदी? 3 साल की शादी में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। होस्ट बिंग बिंग ने माहौल हल्का किया और कमेंट्स का रुख भी बदल गया। देखा, आप लोग तो खामखा शक कर रहे थे। पर तभी किसी ने सवाल उठाया, इसे कुकिंग नहीं आती तो सब्जियां क्यों नहीं? मुझे याद है शेन जी ने कहा था कि ये तो अंडा भी जला देता है। अब शेन यूचू को एक और गंभीर बात याद आई।
मैंने इसे सिर्फ 50 युआन। सच सामने आ चुका था, मैं बस सब्जी खरीद रहा था। पर बिंग बिंग हंसते हुए बोली, लगता है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, रात के खाने की तैयारी कर रखी है ताकि आपके आने पर आप बना सकें। शिन यूशु ने सिर हिलाया, टोफू मुझसे अच्छा नहीं बनता, पता नहीं ये क्या सोच रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि स्क्रीन पर मैंने कुछ ऐसा किया कि सब दंग रह गए। मैं सीधा सब्जियां लेकर किचन में घुसा, आस्तीन चढ़ाई और चाकू निकाल लिया। क्या ये खाना बनाने जा रहा है? बिंग बिंग ने हैरानी से पूछा। शिन जी, क्या आपके हस्बैंड को कुकिंग आती है? बिल्कुल नहीं। शिन यूचू उलझन में थी। 3 साल में इसने सिर्फ अंडे जलाए हैं। बिंग बिंग ने अंदाजा लगाया, हो सकता है ये आपको सरप्राइज देने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हो। नेटिजन्स ने भी सपोर्ट किया। कितना प्यारा इंसान है, बीवी की गैर मौजूदगी में हुनर सीख रहा है। शायद टोफू से कोई आसान डिश बनाना शुरू करेगा। तभी शेफ नाम के एक यूजर ने कमेंट किया, रुको, मुझे ये इंग्रेडिएंट्स कुछ जाने पहचाने लगे हैं। जैसे उसने ये कहा, स्क्रीन पर मैंने सारे सामान को लाइन से लगा दिया। जो लोग कुकिंग जानते थे वो पागल हो गए। ओह माय गॉड, मुझे याद आ गया, ये तो वेंसी टोफू का सामान है। स्टेट बैंक्वेट की टॉप 10 डिशेज में से एक वेंसी टोफू। क्या मजाक है, क्या ये सच में स्टेट बैंक्वेट वाले डिश बनाएगा? बैकस्टेज स्टाफ ने फौरन होस्ट बिंग बिंग को जानकारी दी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या स्टेट बैंक्वेट कुजीन? शिन यूचू भी हैरान थी। बिंग बिंग ने समझाया कि इस डिश के लिए गजब की नाइफ स्किल्स चाहिए, यह हर किसी के बस की बात नहीं। शिन यूचू को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं तो आलू तक को चिप्स की तरह मोटा काटता था। आखिर ये बंदा क्या खिचड़ी पका रहा है? जब सब उलझन में थे, मैंने स्टैंड से एक चाकू निकाला। उस पल शिन यूचू का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सच में कुछ शुरू करने वाला हूँ। बिंग बिंग मजाक में बोली, शन जी, पहली बार अपने हस्बैंड को कुकिंग करते देख रही हैं ना? जब ये सीख जाएंगे तो आपकी तो चांदी हो जाएगी। तभी डायरेक्टर ने एक एक्सपर्ट को स्टेज पर बुलाया, एक छोटा मोटा सा आदमी जिसका नाम लियू डोंग था। बिंग बिंग ने पूछा, लियू भाई, क्या आप वेंसी टोफू के बारे में जानते हैं? लियू डोंग ने सिर हिलाया और फिर ना में जवाब दिया, पता है, पर कभी बनाई नहीं। मेरी नाइफ स्किल्स उतनी तगड़ी नहीं है, उसने याद करते हुए कहा। मेरे उस्ताद ने बनाई थी। इसकी प्रोसेस मुश्किल नहीं है, पर सब कुछ नाइफ स्किल्स पर टिका है। इस लड़के ने सीखने के लिए इस डिश को चुनकर बहुत बड़ी गलती की है। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि स्क्रीन पर मैं शुरू हो गया। मैंने पहले पानी उबाला और फिर चाकू उठाया। पहला स्टेप, मशरूम की डंठल हटाना। लियू डोंग ने कमेंट किया, लगता है इसने होमवर्क किया है। सारा सामान बारीक कटना चाहिए और टोफू और मशरूम को गर्म पानी में डालना होगा। इसने पहले पानी उबाला, ये ठीक है। पर जैसे ही मैंने मशरूम काटना शुरू किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। मेरी चाकू और बोर्ड के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि वो एक सुर बन गई। लियू डोंग हक्का बक्का रह गया। एक शेफ होने के नाते उसे पता था कि इसका मतलब क्या है। डायरेक्टर भी चिल्लाया, जल्दी कैमरा जूम करो। पर जब तक जूम हुआ, मैंने काटना खत्म नहीं कर दिया था, सिर्फ कुछ सेकंड्स। ये कैसे काटा? कहीं कीमा तो नहीं बना दिया? वेंसी टोफू के लिए रेशम जैसे धागे चाहिए होते हैं। पर जब कैमरा पास गया तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाई डेफिनेशन कैमरे में दिख रहा था कि मशरूम एकदम बारीक धागों में कटे हुए थे, हर धागा एक बराबर। बाप रे, किसी ने देखा अभी क्या हुआ? ये स्पीड! मेरी सालों की शेफ की नौकरी बेकार गई। मशरूम को इतनी सफाई से काटना नामुमकिन है। क्या ये वही बंदा है जो अंडा भी नहीं बना पाता था? स्टेज पर बिंग बिंग और शिन यूचू भी सुन्न पड़ गई थी। ये नाइफ स्किल्स देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये किसी लेजेंड का काम है। दोनों ने लियू डोंग की तरफ देखा। लियू भाई, कुछ तो बोलिए। लियू डोंग का चेहरा अजीब हो गया था। मशरूम काटना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं। इन्हें धागा बनाने के लिए स्पीड, एक्यूरेसी और पावर चाहिए। मैंने ध्यान से नहीं देखा, पर ये फिनिशिंग बिना 10 साल की प्रैक्टिस के नहीं आ सकती। वो स्क्रीन को घूरता रहा, पर कैमरा दूर होने की वजह से बारीकियां नहीं देख पा रहा था। तभी जैसे मैंने उसकी मन की बात सुन ली हो, मैंने धीरे से मशरूम के रेशों को उंगलियों से उठाया। मैंने उन्हें कैमरे के सामने रखा और फोकस होते ही सब दंग रह गए। वो रेशे बाल जितने पतले थे। लियू डोंग के मुंह से चीख निकल गई। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। 10 साल क्या, 20 साल में भी कोई ऐसा नहीं काट सकता। ये किसी मास्टर शेफ का लेवल है। और सबसे चिढ़ाने वाली बात यह थी कि मैंने बस सिर हिलाकर खुद से कहा, ठीक है। हाथ अभी भी सधा हुआ है। होस्ट बिंग बिंग की बोलती बंद हो गई थी और शेन योचू का दिमाग फट रहा था।
उसकी पूरी दुनिया हिल गई थी। शादी के 3 साल मैं रोज मेहनत से खाना बनाती रही और ये कमीना शेफ निकला। बिंग बिंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, शायद ये बस तुक्का हो। शेन यूचू ने लंबी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। मैंने कटे हुए मशरूम को एक तरफ रखा और बैम्बू शूट्स काटना शुरू किया। मेरी हर मूवमेंट पहले जैसी ही थी, पर इस बार कैमरा पहले से तैयार था। चाकू की चमक एक बिजली की तरह लग रही थी। फिर से कुछ ही सेकंड्स में मैंने सारा काम खत्म कर दिया। वो रेशे भी बाल जितने बारीक थे। लिu डोंग ने एक्सप्लेन किया, बैम्बू शूट्स बहुत सख्त होते हैं, इन्हें काटना मशरूम से भी मुश्किल है। इसका मतलब साफ है, ये लड़का किचन का अनाड़ी नहीं बल्कि एक महान मास्टर शेफ है। शेन यूचू की सांसें तेज हो गई थीं और बिंग बिंग पूरी तरह शॉक्ड थी। 3 एपिसोड्स में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अगर ये हैंग सच में एक शेफ था तो उसने ये बात बहुत गहराई से छिपाई थी। नेटिजन्स पागल हो गए थे भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसी नाइफ स्किल्स के आगे मैं झुकता हूँ। 20 साल क्या, मैं 30 साल से शेफ हूँ और ये मेरे बस का भी नहीं है। बिंग बिंग ने अंदाजा लगाया, हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये कहीं शेफ रहे हों। शेन यूचू ने चिढ़कर कहा, एक मामूली शेफ इस लेवल तक पहुंच सकता है, क्या तुम्हें यकीन है? तभी लिu डोंग ने टोका, रुको, वेंसी टोफू की असली परीक्षा टोफू है, उसे काटना सबसे बड़ी चुनौती है। तभी पानी उबलने लगा। मैंने सही वक्त देखकर टोफू का एक बड़ा टुकड़ा सामने रखा और हाथ चलाने शुरू किए। वही नजारा फिर से दिखा, बस इस बार मैं थोड़ा धीमा था, करीब 30 सेकेंड्स। काटने के बाद बोर्ड पर रखा टोफू ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई आकार ही न बचा हो। शेन यूचू ने लिu डोंग की तरफ देखा, लिu भाई ये लेवल कैसा है? पर उसने सिर हिला दिया, ऐसे पता नहीं चलेगा, इसे पानी में डालना होगा। तभी मैंने उस टोफू को पानी में डाल दिया। अगले ही पल वो पानी में ऐसे बिखरा जैसे कोई फूल खिल रहा हो। बिल्कुल परफेक्ट। लिu डोंग अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने एक बार एक नेशनल शेफ को ये बनाते देखा था, पर यह हैंग उनसे भी एक कदम आगे है। शेन यूचू ने मुश्किल से थूक गटका, जिसे वो साधारण समझती थी। वो इतना बड़ा सीक्रेट दबाए बैठा था। ये खाना बनाना नहीं जानता था, ये तो उस्तादों का उस्ताद था। स्टेट बैंक्वेट की वो डिश तैयार हो गई। मैं बड़े मजे से कटोरा उठाकर खाने ही वाला था कि फोन बज उठा। बी का कॉल था। मेरा चेहरा डर से पीला पड़ गया, कहीं वो वापस तो नहीं आ रही। उधर स्टेज पर शेन यूचू फोन पकड़े हुए थी और उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। बिंग बिंग ने उसे इशारों में शांत रहने को कहा, क्योंकि ये शो 30 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे और इसे खराब नहीं किया जा सकता था। शेन यूचू ने लंबी सांस ली और कॉल किया। मैंने कुछ देर हिचकिचाने के बाद फोन उठाया। बीवी, क्या तुम वापस आ रही हो? दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, नहीं, बस याद दिलाने के लिए कॉल किया कि खाना खा लेना। उसने खाने शब्द पर बहुत जोर दिया। मैंने राहत की सांस ली। हाँ हाँ, खा रहा हूं। क्या खा रहे हो? शेन यूचू ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैंने झूठ बोल दिया, वो बाहर से ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया है? बस थोड़ा सा टोफू है। कौन सा टोफू? अरे वही मामूली सा होम स्टाइल टोफू। फोन की दूसरी तरफ शेन यूचू का खून खौल रहा था। होम स्टाइल टोफू। मेरे पेट में चूहे नहीं बल्कि पूरी फौज दौड़ रही है। कौन सा रेस्टोरेंट वेंसी टोफू होम डिलीवरी करता है? और उसने बात नहीं बढ़ाई और तंज कसते हुए बोली, मुझे लगा शायद तुम खुद कुछ पका रहे होगे। ये सुनते ही मेरी जान हलक में आ गई। मैं भागकर खिड़की के पास गया और बाहर झांकने लगा कि कहीं बीवी छुपकर देख तो नहीं रही। बीवी, तुम सच में ऑफिस में हो ना? हाँ, क्यों? मैंने चैन की सांस ली। अरे कुछ नहीं, मैं भला खाना कैसे बना सकता हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। ये कहते हुए मैंने मजे से एक चम्मच टोफू मुंह में डाल लिया। तभी शेन यूचू से रहा नहीं, तुम पक्का कह रहे हो कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती? मैं पूरी तरह घबरा गया। मैं खिड़की के पास जाकर पागलों की तरह बाहर देखने लगा। मेरी ये हरकत देखकर लाइव स्ट्रीम में हंसी के फव्वारे छूट गए। बिंग बिंग ने फौरन शेन यूचू को रोका कि कहीं सब रिवील न हो जाए। ठीक है, मैं काम कर रही हूं, तुम अपना टोफू खाओ, कहकर उसने फोन काट दिया। मैं खिड़की पर खड़ा होकर सोचता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। नेटिजन्स मेरी हालत देखकर लोटपोट हो रहे थे। अपने ही घर में चोरों की तरह रह रहा है। मैं वापस सोफा पर गया और मन में खटक रहा था कि बीवी का बर्ताव आज बहुत अजीब था। कहीं उसे सच में तो नहीं पता चल गया। मैं बड़बड़ाते हुए कटोरा साफ कर गया, पर शक बढ़ता जा रहा था। मैं सोफा पर बैठकर सोचने लगा, इन दिनों तो मैंने कुकिंग नहीं की, बस आज ही की है। बीवी ऑफिस में है तो उसे पता चलना नामुमकिन है, पर मुझे क्या पता था कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि लाखों लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। तभी मुझे कुछ याद आया और मैं झटके से उठकर एक छोटे से कमरे की तरफ भागा। मेरी इस हरकत ने सबको अलर्ट कर दिया।
ये कौन सी जगह है? बिनबिन ने पूछा। शिन यूचू ने बताया, ये एक स्टोरेज रूम है। खुशनसीबी से वहां भी कैमरा लगा था। कैमरा मुझे फॉलो करने लगा। मैं उस छोटे कमरे में गया, इधर उधर देखा और फिर अचानक बेड का तख्ता उठा दिया। ये बेड खुल भी सकता है। शिन यूचू दंग थी, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। बेड के नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा था। मैंने उसे ध्यान से चेक किया और सावधानी से खोला। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स जैसी चीजें थीं। कैमरा दूर होने की वजह से शब्द साफ नहीं थे। चलो, सब ठीक है। मैं ही फालतू में डर रहा था। मैंने बॉक्स बंद किया और सब पहले जैसा कर दिया। मैं ताली बजाते हुए मुस्कुराया और बाहर आ गया। मैंने फौरन सारा सबूत मिटाना शुरू किया। बची हुई सब्जियां बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। सब साफ करने के बाद मैं सोफा पर बैठकर गेम खेलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर ये शो ना होता तो शैन योचू को कभी पता नहीं चलता। उसका चेहरा और काला पड़ गया। ये तो रोज का काम लगता है इसका। शैन जी, वो लाल किताबें क्या थी? मैरिज सर्टिफिकेट। शैन योचू ने मना कर दिया। उसने वो चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। आज रात इसे मजा चखाऊंगी। उधर स्टेज पर बिंग बिंग गहराई से पूछताछ करने लगी। आप दोनों कब मिले थे? करीब 4 साल पहले। मतलब 1 साल में शादी हो गई और अब 3 साल हो चुके हैं। हाँ, बिंग बिंग ने आगे पूछा। जब आप मिली थी तब वो क्या करते थे? तब भी वो फ्रीलांसर ही थे। मैंने कभी ज्यादा नहीं पूछा। शन योचू ने याद किया कि हमारी जिंदगी सादा थी, पर मैं उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे लगा था कि वो मुझे जानती है, पर मैं तो राजों का खजाना निकला। पूरी दोपहर मैं बस गेम खेलता और सोता रहा। जैसे ही ऑफिस की छुट्टी का वक्त हुआ, मैंने बस दिखावे के लिए लैपटॉप खोला। मेरी ये कामचोरी देखकर शन योचू और चिढ़ गई। वक्त होते ही वो घर के लिए निकल पड़ी। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला था। बाकी मर्द बीवी के बाहर होने पर पार्टियां करते हैं और मैं यहाँ कुकिंग करके फंस गया। पर असली मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में 380 कैमरास हैं। जैसे ही शेन योचू ने गुस्से में दरवाजा खोला, मैं अपनी शॉर्ट में ही उसके पास गया। बीवी, भूख लगी है, रात को क्या खाना है? ये सुनते ही शेन योचू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब मुझसे खाना बनवाएगा। दोपहर में जब स्टेट बैंक्वेट वाली डिश बना रहा था तब मेरी याद नहीं आई। तभी उसे याद आया कि पहले भी जब उसने फरमाइश की थी तो मेज पर शानदार खाना मिलता था। मैंने हमेशा कहा कि बाहर से लाया हूं, पर अब सच सामने था। जो बंदा अंडा नहीं बना पाता वो रोज इतना शानदार खाना बाहर से कैसे ला सकता था? बीवी, क्या सोच रही हो? मुझे कुछ पता नहीं था। मैं तो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, आज रेड ब्रेस्ट पोर्क कैसा रहेगा? शेन योचू का मन किया कि बोल दे मिट्टी खा ले, पर उसने अपनी नजरें उस छोटे कमरे की तरफ घुमा दी। तभी मैंने शक के साथ पूछा, बीवी क्या देख रही हो? तुम आज फोन के वक्त से ही बहुत अजीब लग रही हो। कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। वो किचन में चली गई। वहां सब इतना साफ था कि एक भी सबूत नहीं बचा था। उधर लाइव स्ट्रीम में 20 लाख लोग बेचैन थे कि वो लाल बॉक्स कब खुलेगा। जब ये सो जाएगा तब मैं उस कमरे में जाऊंगी। उस रात जब मैं खर्राटे ले रहा था, शेन योचू दबे पांव अपने मिशन पर निकली। शेन योचू दबे पांव अपने मिशन पर निकली और दोनों बेडरूम इतने पास थे कि दरवाजे की आवाज से ही मेरी नींद खुल सकती थी। हार मानकर उसे वापस आना पड़ा। अगले दिन वीकेंड था। शेन योचू ने जैसे ही आंखें खोली, देखा कि लाइव व्यूअर्स 20 लाख पार कर चुके हैं। वो भी अगले प्लान के बारे में सोच ही रही थी कि मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। बीवी, आज वीकेंड है, कहीं घूमने चलें? वो ना बोलने ही वाली थी कि उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। नंबर देखते ही उसने कॉल उठाया, पर अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गया? पर क्यों? प्रोजेक्ट तो शुरू होने वाला है। वॉन्ग सर, मेरी बात तो सुनिए। पर दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। बीवी, क्या हुआ? मैंने फिक्र जताते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, पर शेन योचू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस काम की टेंशन है। वो ये सब बताना नहीं चाहती थी, पर उसे मेरे राज खोलने थे। तभी उसे एक आइडिया आया। सुनो जी, आज वीकेंड है, मेरा शुजी तांगबिन खाने का मन है, वो जो वेस्ट सिटी में है। शेन योचू ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ये उसका टाइगर आउट ऑफ द माउंटेन वाला प्लान था। वेस्ट सिटी जाने आने में कम से कम आधा घंटा लगता, और ये आधा घंटा काफी था घर की तलाशी लेने के लिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका 5 साल पुराना पति आज बेनकाब होने वाला है। मैंने बिना सोचे समझे झट से हाँ कर दी। जो हुक्म मेरे आका, आप आराम कीजिए, छोटा अभी लेकर आया। मैंने फटाफट कपड़े बदले, कार की चाबी उठाई और निकल गया। शेन योचू खिड़की के पास खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक मेरी गाड़ी ओझल नहीं हो गई।
फिर वो उस छोटे कमरे की तरफ भागी। लाइव स्ट्रीम में तो जैसे तूफान आ गया। वाह, क्या दिमाग लगाया है, उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। सस्पेंस बहुत बढ़ गया है, मुझे तो अभी से धक धक हो रहा है। पर किसी ने सोचा नहीं था कि सोसाइटी से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे की मासूमियत गायब हो जाएगी। मैंने ड्राइविंग करते हुए एक कॉल मिलाया और मेरी आवाज एकदम बर्फीली हो गई। जरा पता लगाओ मेरी बीवी को किसने परेशान किया है। उधर शैन यूचू बेड के पास पहुंच चुकी थी। शैन यूचू ने वही तरीका अपनाया जो कल मैंने किया था। उसने भारी गद्दा हटाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बेड का तख्ता ऊंचा किया। एक हाथ से उसे संभालते हुए दूसरे हाथ से वो लकड़ी का बॉक्स बाहर निकाला। धप की आवाज के साथ बेड वापस अपनी जगह पर आ गया। शेन योचू उस बॉक्स को सीने से लगाकर सीधा हॉल में पहुंची। कैमरे के ठीक नीचे उसने गहरी सांस ली और ढक्कन खोल दिया। कड़क अंदर ढेर सारे सर्टिफिकेट सलीके से रखे थे। उसने सबसे ऊपर वाला कागज उठाया और उसकी नजरें एक नाम पर जम गई। बोकुस दौर वर्ल्ड कुकिंग कॉन्टेस्ट चैंपियन सर्टिफिकेट। उसे बोकुस का मतलब तो नहीं पता था, पर चैंपियन पढ़ते ही वो समझ गई। इस बंदे ने कुकिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। नेटिजन्स तो जैसे पागल ही हो गए। मेरा शक सही था, ये सच में उस्ताद है। पर रुको, मैंने अभी गूगल किया। ये बोकुस कॉन्टेस्ट तो कुकिंग की दुनिया का ओलंपिक्स है। इसमें सिर्फ दुनिया के सबसे टॉप शेफ्स हिस्सा लेते हैं। शेन यूचू एक हाथ में सर्टिफिकेट और दूसरे में नेटिजन्स के कमेंट्स देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वर्ल्ड कुकिंग चैंपियन, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। होस्ट बिंग बिंग भी चकरा गई थी। उसने शक जताया, कहीं ये सर्टिफिकेट नकली तो नहीं। पर तभी उसके हेडफोन में डायरेक्टर की आवाज आई, बिंग बिंग, हमने चेक कर लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नाम है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम की बड़ी स्क्रीन पर बोक्यूज कॉन्टेस्ट की वेबसाइट खुल गई। विनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम था और बगल में मेरी फोटो थी। फोटो में मैंने सफेद शेफ यूनिफॉर्म पहनी थी और मेरी आंखें किसी शिकारी जैसी तेज थीं। आज के मुझ में और उस फोटो में जमीन आसमान का फर्क था। तभी होस्ट की आवाज पूरे स्टूडियो में गूंज उठी, जिसमें हैरानी और कंपकंपी साफ थी। हमें जानकारी मिली है कि 6 साल पहले सिर्फ 19 साल की उम्र में ये हेंग इस कंपटीशन के इतिहास के सबसे कम उम्र के चैंपियन बने थे। शेन योचू स्क्रीन पर उस अजनबी चेहरे को देख रही थी। क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है? नेटिजन्स तो पूरी तरह क्रेज हो गए। ऑफिशियल साइट पर है, सच ही होगा। भाई, मैं अपनी प्राइवेट मनी 1 महीना नहीं छुपा पाता। इस बंदे ने 5 साल तक ये राज दबा के रखा। जल्दी देखो नीचे और क्या क्या है। ये सुनकर शेन योचू को होश आया। ये सुनकर शेन योचू ने सर्टिफिकेट्स को किनारे रखा और बॉक्स की सारी चीजें इस पर उलट दी। अगले ही पल वो पत्थर की तरह जम गई। नेशनल स्पेशल ग्रेड शेफ लाइसेंस, मिशेलिन 3, STAR शेफ सर्टिफिकेट, ओलंपिक इंटरनेशनल culinary चैंपियन, मिशेलिन गेस्ट जज कार्ड और यहां तक कि चाइना क्विजीन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन का पद। कुल 13 चैंपियन सर्टिफिकेट्स और करीब 10 ऐसी टॉप लेवल डिग्रीज जिनके लिए दुनिया के शेफ तरसते हैं। पर सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। सारे कागजों के नीचे 2 लेटर दबे थे। शेन योचू ने कांपते हाथों से एक खोला। वो स्टेट बैंक्वेट का इनविटेशन लेटर था, जिस पर साफ साफ लिखा था। वहां एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। इसे खाना बनाना नहीं आता, ये तो कुकिंग का भगवान है। तभी डायरेक्टर